इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम ब्लेक की द इकोइंग ग्रीन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पोएम के टाइटल को डिकोड करने से। दोस्तों, इको इस शब्द का मतलब होता है प्रतिध्वनि आना। अगर आप किसी ऊंची जगह पर खड़े होके वहां से आवाज लगाओगे तो आपको आप ही का आवाज वापस सुनाई देगा। इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो जब हम इस प्रतिध्वनि में मान लीजिए हम कहेंगे आई लव यू, तो हमें वापस सुनाई देगा आई लव यू। अगर हम कहेंगे आई हेट यू, तो हमें वही चीज वापस सुनाई देगी। हमारी प्रतिध्वनि हमको रिपीटेडली सुनाई देगी। तो यहाँ पे जो इको है ये रिपीटेशंस दिखाता है, साइकिल्स दर्शाता है। साथ ही साथ जो ग्रीन कलर है ये लाइफ का कलर है। हमारे आसपास जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्रमाण पर हरियाली दिखाई देती है। ग्रीन कलर ये बखूबी जीवन का ही एक चित्रण है। तो जब हम टाइटल को अच्छे से समझते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पोएट विलियम ब्लेक ने बहुत सोच समझकर इस पोएम का नाम इकोइंग ग्रीन दिया है, जिसके अंदर ग्रीन दर्शाता है लाइफ, जिंदगी को, और इको दर्शाता है जिंदगी के रिपीटेटिव नेचर को। आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर पोएट ने टाइटल को कुछ इस तरह से क्यों रखा है। सबसे पहले स्टांजा में हम पढ़ने हैं द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज। तो वो कहते हैं कि जो सूरज है वो डज अराइज, वो उग जाता है और मेक हैप्पी द स्काईज, और जो स्काईज है, जो आकाश है, जो अंबर है, उसे सूरज क्या कर देता है, खुश कर देता है। अब यहाँ पे इस तरह से जैसे आप देखते हैं जो आकाश है, जो स्काई है, वो कोई जीवित व्यक्ति नहीं है। और जब हम किसी निर्जीव व्यक्ति को भी कोई इमोशंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो हम उन्हें पर्सोनिफाई कर रहे हैं, हम उन्हें जीवित बना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब सूरज उग जाता है तो जो अंबर है वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि द मेरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। और साथ क्योंकि उसके पीछे एक रीजन हो सकता है, जो मेरी बेल्स है। अब ये बेल्स किस चीज की? जब सुबह का समय होता है तो जो चर्च होती है, चर्च के अंदर बेल की आवाज आती है। साथ ही साथ अलग अलग धर्मों के जो पूजा अर्चा होती है उसके अंदर बेल का बहुत ज्यादा प्रमाण पर उपयोग किया जाता है। और इस ध्वनि के कारण भी जो आकाश है वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, टू वेलकम द स्प्रिंग। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो मौसम है वो स्प्रिंग ऋतु का समय है। स्प्रिंग ऋतु होता है आपके साल के मार्च से लेके अप्रैल मई तक का समय। इस समय के अंदर जैसे कि हम बसंत ऋतु कहते हैं, वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रमाण में हरियाली दिखाई देगी, बहुत ज्यादा फूल पौधे आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ यहाँ पे हमें नोटिस करना है इस पोएम का राइमिंग स्कीम। पहली दो लाइंस ए पैटर्न में है और दूसरी जो लाइंस है वो बी पैटर्न में है। यही सेम पैटर्न हमें थ्रू आउट द पोएम देखने को मिलेगा। द स्काईलार्क एंड द थ्रश, द बर्ड्स ऑफ द बुश। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि ये जो वातावरण है, स्प्रिंग का मौसम है, इसमें जो स्काईलार्क है जो कि एक पंछी है, और थ्रश, ये दोनों ही पंछी है, स्काईलार्क और थ्रश। ये जो बर्ड्स है ये बुश के बर्ड से हैं। ये दो जो पंछी है, माफ कीजिए, ये दोनों पंछी उड़ते हैं। जो स्काईलार्क है और जो थ्रश है, ये दोनों ही पंछी बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। साथ ही साथ जो बर्ड्स ऑफ द बुश, जो छोटे छोटे पेड़ पौधों में रहने वाले बर्ड्स होते हैं, जो पंछी होते हैं, जो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते, ये पंछी भी सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स चेयरफुल साउंड। ये दोनों ही तरह के जो पंछी होते हैं, जो ऊंचे उड़ने वाले, साथ ही साथ जो जमीन पे रहने वाले पंछी है, वो लाउडर, वो बहुत ऊंची आवाज में सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, टू द बेल्स चेयरफुल साउंड। कब? जब जैसे ही उन्हें जो बेल है, जो चर्च की बेल है, उसका आवाज आता है, जो खुशनुमा आवाज आता है चर्च का, उसके रिस्पॉन्स में वो जोर से आवाजें लगाते हैं। वाइल और स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वाइल, और ये जब हो रहा है स्प्रिंग के मौसम में, जब एक पंछी उड़ रहे हैं और पंछी आवाजें लगा रहे हैं, साथ ही साथ जो चर्च की बेल है उसकी आवाजें आ रही है, ऐसे खुशनुमा वातावरण के अंदर, वाइल और स्पोर्ट्स शैल बी सीन। और ऐसे समय के अंदर यहाँ पे जो नरेटर है वो एक बच्चा है, वो कह रहा है कि आवर स्पोर्ट, जो हम बच्चे जो खेल रहे हैं, वो स्पोर्ट्स उस वातावरण में दिखा जाएगा ऑन द इकोइंग ग्रीन। वो कहां पर खेल रहे हैं? ऑन द इकोइंग ग्रीन। यहाँ पे इकोइंग ग्रीन इस शब्द में ई और जी ये दोनों कैपिटल है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक प्रॉपर नाउन है, यानी कि ये एक जगह का नाम है। हो सकता है ये किसी गार्डन का नाम है या फिर किसी
प्लेग्राउंड या स्पोर्ट्स के फील्ड का नाम है जहां पे बच्चे खेल रहे हैं। ओल्ड जॉन विद व्हाइट हेयर डज लाफ अवे केयर सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फोक दे लाफ एट आवर प्ले एंड सून दे ऑल से। और यहाँ पे अब ओल्ड जॉन यानी कि जॉन नाम का वो एक व्यक्ति जो कि बूढ़ा हो चुका है, जिसके जो बाल है वो सफेद हो चुके हैं, वो लाफ अवे द केयर। इसका मतलब क्या है? टू लाफ अवे का मतलब होता है जो उसकी जो चिंता है उसे खुशी के साथ झिड़क देना, या फिर खुश होकर हंसकर उसकी जो केयर है या फिर जो भी चिंताएं हैं उनको दूर कर देना। तो वो कह रहे हैं कि जो ओल्ड जॉन है जिसके कि बाल सफेद हो चुके हैं, वो हंस रहा है और अपनी चिंता को दूर कर रहा है। ओल्ड जॉन जो कि उम्र में काफी बूढ़ा व्यक्ति नजर आता है क्योंकि उसके बाल सफेद हो चुके हैं, वो एक ओक ट्री के नीचे बैठा है। अब यहाँ पे जो ओक ट्री होता है दोस्तों, जो ओक ट्री है उसकी खासियत है उसकी स्ट्रेंथ। जो ओक का जो लकड़ी होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, साथ ही साथ जो ओक है वो बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत ही विशालकाय पेड़ होता है। तो यहाँ पे ये एक हमें चित्रण दिखाई दे रहा है कि जो ओल्ड जॉन है जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो ओक के पेड़ के नीचे बैठा है, यानी कि यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन नजर आ रहा है। अमंग द ओल्ड फोक, वो भी उसके साथ में जो और ओल्ड लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, उन लोगों के बीच में ओल्ड जॉन बैठा हुआ है। दे लाफ एट आवर प्ले, और साथ ही साथ ये जो सारे बुजुर्ग व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, ये जो बच्चे हैं उनको खेलते हुए देख के वो लाफ कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। एंड सून दे ऑल से, और फिर जब वो इन बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं तो सुन, तो जल्द ही वो सब कहते हैं सच सच वर द जॉयज। वो कहते हैं सच सच वर द जॉयज, उन्हें अपने बचपन के दिन याद आते हैं। व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, वो कह रहे हैं कि जब हम गर्ल्स एंड बॉयज थे, जब हम लड़के लड़की थे, उस वक्त इन आवर यूथ टाइम वर सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन। और जब हम यूथ टाइम में थे, जब हम हमारे युवक अवस्था में थे, उस वक्त इकोइंग ग्रीन, इसी जगह पर हम लोग सच सच जॉयज, हम इस तरह के जॉयज, इस तरह के आनंद हम उठाते थे, लुफ्त उठाते थे, इस तरह के खेल हम यहाँ पे खेलते थे। यहाँ पे ये जो सारे उम्र दराज लोग हैं अपने बचपन के दिन, अपने युवक अवस्था के दिन याद कर रहे हैं। टिल द लिटिल वंस वेरी नो मोर कैन बी मेरी द सन डज डिसेंड एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड। और फिर टिल द लिटिल वंस वेरी, जब तक जो छोटे बच्चे हैं वो जब तक वेरी नहीं हो जाते, वेरी होने का मतलब थक जाना, थकान आना, जब तक ये जो छोटे बच्चे हैं थक नहीं जाते, नो मोर कैन बी मेरी, तब तक, और जब तक ये थक नहीं जाते तब तक, जब तक कि ये उससे ज्यादा खुश नहीं हो सकते, नो मोर, उससे ज्यादा जब ये और खुश नहीं हो सकते। द सन डज डिसेंड, और फिर क्या हो जाता है, जो सन है, जो सूरज है, वो क्या हो जाता है, डिसेंड हो जाता। डिसेंड होने का मतलब है बुझना या नीचे उतरना। एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और फिर जो स्पोर्ट्स है उनका वो यहाँ पे खत्म होने का है। तो हमें यहाँ पे अभी दो चीजें नोटिस करनी है। पहली चीज हमें नोटिस करनी है, पहले स्टांजा के अंदर जो सूरज है उसे अराइज होते हुए बताया गया है, यानी कि सूरज को उगते हुए बताया गया है। जो तीसरा स्टांजा है उसके अंदर सूरज को डिसेंड होते वक्त बताया गया है। तो साथ ही साथ इस पोएम के अंदर तीन स्टांजा है। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है, इन दोनों चीजों को जब हम मिलाते हैं तो जिंदगी के अंदर तीन स्टेजेस होती हैं। एक बालक अवस्था, बचपन, दूसरा यूथ, यंग जब हम होते हैं, जवानी होती है, और फिर बुढ़ापा होता है, ओल्ड एज होती है। इन तीन स्टेज को इस पोएम के अंदर बताया गया है। साथ ही साथ सूरज के उगने को, यानी कि हमारे अंदर की एनर्जी को ग्रो होते हुए, साथ ही साथ सूरज के डिसेंड होने को, हमारे अंदर की एनर्जी को खत्म होते हुए दिखाया गया है। और स्पोर्ट्स हेवन एंड, साथ ही साथ उसी स्टांजा में जब सूरज बुझ रहा है वहां पे एंड के बारे में भी बात की है। कहीं ना कहीं ये मृत्यु की ओर का एक इशारा है, अंत का एक इशारा है। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर द रेस्ट। और फिर अपनी माताओं के, अपनी जो मदर्स है उनके लैप्स के अंदर, उनके गोद में जाके मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत से बहन और भाई क्या हो जाते हैं, लाइक बर्ड्स इन द नेस्ट, ठीक उसी तरह से जैसे बर्ड जो पंछी होते हैं वो अपने घोंसले में अपनी माँ के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से बहुत से सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत से लड़के और लड़कियां उनकी माँ की गोदी में जाकर जमा हो जाते हैं, आर रेडी फॉर द रेस्ट। और फिर अब वो रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि अब वो दिन भर खेलकर थक चुके हैं। एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन। और फिर ऐसे समय में जब ये सारे बच्चे
छोटे छोटे युवक अभी रेस्ट करने के लिए तैयार है, आराम करने के लिए तैयार है रात के समय में। स्पोर्ट्स मोर नो मोर सिन, ऐसे समय में जो स्पोर्ट्स है, जो खेल कूद है, वो और ज्यादा वहां पे देखा नहीं जाएगा। कहाँ पे? ऑन द डार्कनिंग ग्रीन। और यहाँ पे हमें फिर से एक चीज नोटिस करनी है, पहले स्टांजा के अंदर जो जगह है, जो लोकेशन है, उसको इकोइंग ग्रीन के नाम से बोला गया है, और लास्ट स्टांजा के अंदर उसी स्थान को डार्कनिंग ग्रीन के नाम से यहाँ पे बताया गया है। ये चीज हमें क्या दिखाती है? यहाँ पे हमें कुछ हद तक निराशात्मक यहाँ पे माहौल दिखाई दे रहा है। जिस तरह से दिन को एनर्जी का प्रतीक माना गया था, रात को यहाँ पे निराशा का प्रतीक माना गया, साथ ही साथ रात को यहाँ पे डेथ के साथ भी कंपेयर किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम अच्छे से समझ गई है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स कर जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।